नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा प्रस्तुत करी गई एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर के ऑफिस ने ये बात कही है कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो मानवाधिकारों के लिए एक खतरा है उसको फिलहाल रोक देना चाहिए, उस पर एक मोरेटोरियम लगा देना चाहिए। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को टेम्पररी तौर पर बैन कर देना या रोक लगा देना। बैन एक गलत शब्द होगा, टेम्पररी रोक लगा देना किसी चीज पर मोरेटोरियम कहलाता है। तो इनका ये कहना है इस रिपोर्ट में कि ऐसे एआई सिस्टम्स जो मानवाधिकारों के लिए खतरा हैं उन्हें तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक इन खतरों को रोकने के लिए सेफ टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, सेफ गार्ड्स नहीं आ जाते, ऐसे सिस्टम्स नहीं बन जाते जो एआई को गलत इस्तेमाल होने से रोक सकें। तो तब तक के लिए मोरेटोरियम लगा देना चाहिए कि कोई भी एआई बेस्ड सिस्टम ना तो बेचे जा सके ना ही इस्तेमाल किए जा सकें। तो ये क्यों कहा गया है और इसके क्या मायने हैं, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर कीजिए और रविवार को आ रहा है मेगा कॉम्बैट, तो 11 बजे इस कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लें क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप पूल डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। सो पार्टिसिपेट इन दिस। लिंक नीचे पहले कमेंट में अवेलेबल है। आज रात यानी कि 17 सितंबर की रात तक जो हमारा स्पेशल प्राइस वीक है वो जारी है। तो आज रात 12 बजे तक आपको महिपाल कोड पर मिलने वाले 10% डिस्काउंट के उपरांत 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द कोर्सेज। तो इसके लिए भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का ऑफिस यूएन के किस अंग में आता है, किस हिस्से में आता है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखिएगा कि ये सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। इसका काम क्या है? दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के तहत जो भी कानून बताए गए हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स बताई गई हैं वो दुनिया में फॉलो हो, सभी मेंबर देश उसका पालन करें, ये इंश्योर करना। इस ऑफिस की स्थापना कब करी गई थी? 1993 में। तो 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हुई थी और उसी के बाद 20 दिसंबर 1993 को यूएन जनरल असेंबली ने यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस की स्थापना करी थी। ऑफिस कहाँ है? मेन ऑफिस है जेनीवा में, लेकिन एक छोटा ऑफिस न्यूयॉर्क में भी काम करता है, तो वहां से भी ये ऑपरेट करते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो जेनीवा ही ऑप्शन में होगा। दोनों पूछे जाएं और दोनों ऑप्शन टिक करने का हो आपके पास वहां पर स्कोप, तो दोनों सही होंगे। ठीक है, तो याद रखना जेनीवा और न्यूयॉर्क दोनों जगह ऑफिस है। मेन ऑफिस इज इन जेनीवा, न्यूयॉर्क वाला तो एक तरह का आप समझ लो ब्रांच ऑफिस है। ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर का ऑफिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है। जो व्यक्ति इस ऑफिस को लीड करता है उनको भी हाई कमिश्नर ही कहते हैं, तो ऑफिस को भी हाई कमिश्नर कहा जाता है और जो व्यक्ति इस पद पर है उसको भी हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो इस वक्त हाई कमिश्नर हैं चिली की मिशेल बैशेले, जिनका फोटोग्राफ आपको मैंने शुरुआती स्लाइड्स में दिखाया था। और हाई कमिश्नर का मेन काम क्या है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हो रही है यूएन के द्वारा उनको कोऑर्डिनेट करना। तो यूएन में मानवाधिकारों से संबंधित सारे काम इसी ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं और ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेक्रेटरीट के रूप में भी काम करता है जिनीवा में। अब हाई कमिश्नर के ऑफिस को, ह्यूमन राइट्स के ऑफिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो इनका ये फील्ड ही नहीं है, टेक्नोलॉजी अलग है, ह्यूमन राइट्स अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन राइट्स पर भी असर डालेगी, मानवाधिकारों पर भी असर डालेगी और इसी के ऊपर इन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। अब अगर आज आप एक आईएफएस ऑफिसर होते, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होते, तो ये रिपोर्ट आपको बैठकर पढ़नी होती, आपसे उम्मीद करी जाती कि आप इस तरह की रिपोर्ट से अपडेटेड रहें। लेकिन क्योंकि अभी आप एक एस्पिरेंट हैं तो आप इस वीडियो से, इस लेक्चर से काम चला सकते हैं, मेरे नोट से काम चला सकते हैं। बट बी प्रिपेयर्ड, मैं आपको बस मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करना चाह रहा हूं कि भविष्य में इस तरह की रिपोर्ट जब आएंगी तो आपसे उम्मीद करी जाती है कि एज अ ब्यूरोक्रेट आप इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ के उनसे थोड़ा सा अपडेटेड रहें। ठीक है, तो यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस जो है उसने ये रिपोर्ट जारी करी है और इसमें मेनली चेताया गया है एआई टेक्नोलॉजीज को लेकर कि एआई अच्छा है, टेक्नोलॉजी इज फॉर द गुड, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। मेन मुद्दा जो इन्होंने उठाया है वो प्रोफाइलिंग को लेकर है। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि किसी एक तरह के पर्टिकुलर तरह के लोगों को एक ग्रुप में डाल देना, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन के आधार पर आप गोरी चमड़ी के लोगों को अलग कर दें, काली चमड़ी के लोगों को अलग कर दें, यानी कि रेस के बेसिस पर एआई लोगों को प्रोफाइल कर सकता है फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से। तो इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स पर किया जा सकता है या कहीं पर भी किया जा सकता है और ये हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि किया जा सकता है, इट इज बीइंग डन राइट नाउ। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट हो जाएगी। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कि किसी एयरपोर्ट पर ये कह दिया जाता है कि जिसकी काली चमड़ी है या ब्राउन चमड़ी है उसकी थोड़ी ज़्यादा जांच करी जाएगी, उसकी अलग लाइन लगेगी, और जो गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति है, कॉकेशियन रेस का कोई व्यक्ति है, उसके लिए सिक्योरिटी चेक इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह के डिसीजंस कंप्यूटर्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ले सकते हैं। तो ये भविष्य की राह है।
लेकिन इससे क्या हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। भाई रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन गलत है ना, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, और ये हर फील्ड में हो सकता है, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरह में। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना पिछले 2 साल से, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट फेशियल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल कर रही थी और लोगों को टैग किया जा रहा था कि कौन किस प्रोटेस्ट में शामिल होता है। फिर उनके ऑफिस में उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उनकी जॉब पर खतरा आ जाएगा। तो ये प्रोफाइलिंग जो है, इसी के कारण आपने देखा होगा कि हांगकांग के जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो सभी मास्क पहनकर बाहर आते थे। तो इससे फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली पर तो डायरेक्ट असर आ रहा है। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो एआई सिस्टम्स का वहां पर बहुत इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली जो पब्लिक कैमराज लगे हुए हैं हांगकांग में, उनके माध्यम से ये काम किया गया। तो एआई सिस्टम से धीरे धीरे ये डिटरमाइन हो सकता है कि कौन पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करेगा। मान लो कि वो हांगकांग का प्रोटेस्टर है, सरकार चाहे तो उसका मेट्रो का कार्ड ब्लॉक करवा देगी, तो वो व्यक्ति ट्रैवल ही नहीं कर सकता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और भी अन्य सुविधाएं रोकी जा सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उनका रोका जा सकता है, जॉब रिक्रूटमेंट में उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। इस तरह के रूल्स लाए जा सकते हैं। और लोग क्या इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं गूगल पर या कंप्यूटर पर, कहीं पर भी, वो सब कुछ भी देखा जा सकता है, सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है, और इससे लोगों को पूरी तरह से प्रोफाइल कर लिया जाएगा। तो ये एआई का एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक नहीं है एक्चुअली, ये एआई का गलत इस्तेमाल है। मतलब एआई तो अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, इसी तरह के जो एआई के उपयोग हैं वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है। बट ह्यूमन राइट्स के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो इन सभी काम में एआई नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो कई देश जो हैं वो ऑलरेडी एआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी को अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसको डायरेक्टली अडॉप्ट किया जा रहा है। इसको लेकर ज़्यादा चिंता है। तो ऑलरेडी कई जगह बड़ी बड़ी गलतियां भी हो चुकी है। यूएन के ऑफिस ने इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि कई जगह सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लोगों के छीन लिए गए, हेल्थ इंश्योरेंस हट गया क्योंकि फेशियल रिकग्निशन में कुछ गड़बड़ थी। इस तरह के एग्जाम्पल इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं। तो एआई सिस्टम जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, मर्ज करके और उसे एनालाइज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है ये अभी 100% फुल प्रूफ नहीं है। एक तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये काफ़ी ओपेक है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, ओपेक है एआई का प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि जो डेटा एनालिसिस हो रहा है वो पूरी तरह से सही हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, वो ज़रूरी नहीं है। कई बार जो इन्फॉर्मेशन एआई देता है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है, यानी कि वो बाहर जा सकती है, आउट ऑफ डेट हो सकती है, और भेदभावपूर्ण भी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकती है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मिशेल बैशेले ने ये बात कही कि एआई एप्लीकेशंस जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को ध्यान में नहीं रखते उनको बैन कर दिया जाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मान लो कल को कोई एआई एप्लीकेशन आएगी तो उसमें ह्यूमन राइट्स का एक एंगल रखा जा सकता है कि अगर वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है तो वो पब्लिकली लॉन्च नहीं करी जाए। तो एआई इज टू सर्व पीपल, ये बात बिल्कुल सही है। मिशेल बैशेले ने भी ये बात कही कि एआई इज टू सर्व पीपल, इट इज अनडिनाइबल, बट सो इज एआईज एबिलिटी टू फीड ह्यूमन राइट्स वायलेशन एट एन एनॉर्मस स्केल विद वर्चुअली नो विजिबिलिटी। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। तो जब तक हम गार्ड रेल्स पे नहीं बना देते, गार्ड रेल समझते हो, कभी आपने पहाड़ों में गाड़ी चलाई है तो पहाड़ों में एक सड़क के किनारे एक रेलिंग लगी हुई होती है ताकि आपकी गाड़ी नीचे खाई में ना गिर जाए, तो वो गार्ड रेल होता है। तो ऐसी गार्ड रेल यानी कि सिक्योरिटी प्रोसेसेस यहाँ पर स्थापित नहीं हो जाते तब तक इस तरह की एप्लीकेशंस को रोक देना चाहिए। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन का खतरा है वो इंसानों के लिए रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इंसानों की जीवन को असर पर इम्पैक्ट करेगा, उन पर असर करेगा। इसीलिए हमें ये काम जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। तो सिस्टमैटिक असेसमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एआई टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट ह्यूमन राइट रिस्क। तो कोई भी एआई एप्लीकेशन है उसको ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकारों के आईने से देखा जाए और उसके बाद ही उसे ओके किया जाए। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और वो दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करता है वीडियो। तो आपका एक छोटा सा लाइक हमें काफ़ी मदद कर देता है। सो प्लीज़ डू लाइक, एंड जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है कमेंट में ज़रूर दें, बस भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, और इन सभी की क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन में आज यानी कि 17 सितंबर तक स्पेशल 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखो 10% डिस्काउंट तो आपको महिपाल कोड यूज़ करने पर मिल ही जाता है, उसके उपरांत 10% डिस्काउंट आज और मिल रहा है। और इसीलिए जो कॉम्बो कोर्स है, जो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कोर्स है अनअकैडमी का, वो आपको अवेलेबल हो रहा है केवल 46,700 रुपीज़ में। इसमें आपको जीएस ऑप्शनल दोनों की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि इस महीने ये प्राइसेस बढ़ने वाली हैं
और अभी जो जीएस के नोट्स हैं वो 20 बुक्स का सेट आपको पूरा मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें। तो ये सारी किताबें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाएंगी। ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो ये कोर्स आप ईएमआई पर ले सकते हैं। ईएमआई पर कैसे लेना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो लिंक है, लर्नर लिंक नाम से उसका कुछ नाम है, उस पर क्लिक करो और वहां पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएंगी, उनको भर दो, हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ईएमआई पर भी आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के कोर्स हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, इनके जो सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस हैं वो यहाँ दिए गए हैं और सब में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो। अभी मेरा एक प्लस कोर्स ऑन गोइंग है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का, इसमें केवल 2 लेक्चर्स हुए हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका जरूर फायदा उठाइए। जहां पर भी आपसे अनलॉक कोड मांगा जाता है कहीं पर भी अनअकैडमी ऐप पर, यू कैन यूज दिस कोड एंड अनलॉक ऑल ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स। ये नए बैचेस हैं, 15 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।